तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी देखो दो चीजें दी, असर्शन एंड रीजन। तो पहले पढ़ता हूँ असर्शन क्या है। इफ अ रियल मैट्रिक्स हैज वन आइगन वेक्टर, अगर कोई रियल मैट्रिक्स है जिसमें कि वन आइगन वेक्टर है, ठीक है, जिसके पास, देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर, तो क्या इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स होंगे। तो ठीक है, असर्शन को हम लोग समझ लेते हैं कैसे सही है। ठीक है, तो देखो आपके पास अगर कोई एक रियल मैट्रिक्स हो, उसके पास अगर वन आइगन वेक्टर है, ठीक है, तो आप उसका कोई भी स्केलर मल्टीपल लोगे तो वो भी आइगन वेक्टर होगा, उस करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लेगा। जैसे आपके पास मान लीजिए एक आइगन वैल्यू लैम्डा हो, लैम्डा जी आपको एक आइगन वेक्टर मिला x, ठीक है, तो अगर से आप इसमें क्या करते हो, अल्फा से x में मल्टीप्लाई कर देते हो, ये कोई स्केलर है अल्फा x, तो ये अल्फा x भी आइगन वेक्टर होने का काम करेगा इस लैम्डा के लिए। ठीक, तो इसी तरीके से अब आप अल्फा को बदलते जाओगे, आपके पास इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस है फॉर रियल मैट्रिक्स, कि आप इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस है जिससे कि आप मल्टीप्लाई करते जाओगे x में, आपको न्यू न्यू आइगन वेक्टर मिलते चले जाएंगे जो कि लैम्डा के होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर, तो हाँ उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड क्या करते हैं, रीजन अपर, रीजन क्या इसके लिए दिया है, रीजन तो ये मैंने बताया कि कैसे हमने ये चीज जाना। अब इसका रीजन पढ़ते क्या दिया है, स्केलर मल्टीपल ऑफ एन आइगन वैल्यू। आप क्या करते हो, किसी आइगन वैल्यू का आप स्केलर मल्टीपल लेते हो, मतलब आपके पास मान लीजिए एक लैम्डा, ये एक आइगन वैल्यू है, इसमें आपने स्केलर से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, अल्फा लैम्डा हो गया, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो एन आइगन वैल्यू ऑफ दैट ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या कर रहा है, ये वो भी एक आइगन वैल्यू हो जाएगा उस मैट्रिक्स का। ठीक, तो ये क्या ट्रू है कि फॉल्स। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए a इज इक्वल टू ए, मैंने 2x2 का मैट्रिक्स लिया 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसका अगर आप आइगन वैल्यूज निकालोगे, इसके आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, 1 1 आ जाएंगे। अब इसमें मैंने क्या किया, आइगन वैल्यूज में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये देखो क्या 2 इस a का आइगन वैल्यू है, क्या 2 इस a का आइगन वैल्यू है, तो आप कहोगे सिंपली, आप कहोगे नहीं, 2 जो है a का आइगन वैल्यू नहीं है। तो वो देखो यहाँ क्या कह रहा था कि आपके पास कोई आइगन वैल्यू है, उसमें आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि वो जो न्यू मतलब क्वांटिटी आएगी, जैसे अल्फा लैम्डा मान लो ये कोई सी आ गया, तो सी भी इसका एक आइगन वैल्यू होने का काम करेगा, ये कह रहा है। बट आपको मैंने सिंपली दिखाया 2 तो इसका आइगन वैल्यू नहीं हो रहा है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, डिस्कार्ड की। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट ये जरूरी है कि अगर कोई एक आइगन वेक्टर मिला है, उसमें आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो न्यू वेक्टर आएगा वो भी एक आइगन वेक्टर ही होगा उस लैम्डा के लिए, उस आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो आपका जो ये रीजन है ये तो गलत हो गया। अगर रीजन गलत हो गया है और आपका सेक्शन तो सही है। अब देखते हैं चारों स्टेटमेंट क्या क्या दिया है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों ए और आर दोनों करेक्ट है, तो ये आपको सिंपली पता चल गया नहीं करेक्ट है, इसके आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी हम लोग एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं। बोथ ए एंड आर करेक्ट, तो ये तो आपका रॉन्ग है। इज द करेक्ट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे वो भी गलत है कि आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, तो क्या ए और आर दोनों करेक्ट है, तो नहीं, करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे क्या करें, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो यहाँ पे साफ है कि आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज ये दे दिया कि दोनों ही करेक्ट दे दिया है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। अब ऑप्शन थर्ड पे आते हैं, क्या कह रहा है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो ये आपका सही है। और फोर्थ क्या कह रहा है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, तो ये रॉन्ग हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो 38 में देखो क्या आपके पास दिया है, असर्शन दिया और रीजन दिया है। तो असर्शन देखो क्या है, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। जी क्या है, कोई एक अबेलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 15। जी एक अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 15 का। देन जी विल हैव एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो जी के पास क्या होगा, जी के पास कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा जो कि ऑर्डर 3 का हो। तो ये आपके पास असर्शन दिया है। रीजन इसका क्या दे रहा है, इफ अ नंबर n डिवाइड्स जी, अगर कोई नंबर n जो कि g को डिवाइड कर रहा हो, देन g हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। तो g के पास क्या होगा, g के पास एक एलिमेंट ऑर्डर n का होगा। ये आपके पास क्या है, रीजन है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, हमको सबसे पहले ये देखना होगा। तो इसके लिए मैं आपको काशी थ्योरम बता दूं, काशी थ्योरम से। तो काशी थ्योरम हमको क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप G हो, ठीक है, जिसकी कार्डिनलिटी मान लो आपके पास n हो, एक नंबर हो,
ठीक है, कोई फाइनाइट ग्रुप जी हो जिसकी कार्डिनलिटी n हो। तो अगर हमारे पास एक ऐसा प्राइम p एग्जिस्ट कर देता है, एक प्राइम है जो p है, अगर p डिवाइड कर रहा हो n को, p जो है n को डिवाइड कर रहा हो, देन g के पास क्या होगा, g के पास एटलीस्ट वन एलिमेंट होगा ऑर्डर p का, ऑर्डर p का कम से कम एक एलिमेंट होगा, तो g के पास ऑर्डर p का एलिमेंट होगा। ठीक है, कब होगा, जब ये प्राइम जो है n को डिवाइड कर रहा हो, प्राइम नंबर, ये कार्से थ्योरम हमारा बताता है। ठीक, तो अगर से आप यहाँ पे देखोगे 15 है, ये 15 किस ऑर्डर का ग्रुप है, 15 को आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 15 है, ये ग्रुप का ऑर्डर जो है वो कितना है, 15 है। अगर 15 को आप प्राइम ब्रेक करोगे तो 3 into 5 होगा, तो देखो 3 भी 15 को डिवाइड कर रहा है एंड 5 भी डिवाइड कर रहा है 15 को, तो इसका मतलब क्या होगा, जी के पास क्या होगा, 3 ऑर्डर के भी एलिमेंट होंगे और 5 ऑर्डर के भी एलिमेंट होंगे, क्योंकि जो भी प्राइम नंबर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा उस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, ये कैसे थ्योरम हमको बताता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जी के पास जो है 3 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है, देन जी विल हैव एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो जी के पास क्या होगा, ऑर्डर 3 का एलिमेंट होगा, तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखते हैं रीजन आर, क्या रीजन इसका जो दिया वो करेक्ट है, तो आपको यहाँ से ही समझ में आ गया होगा कि रीजन करेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर n डिवाइड कर रहा हो जी को, लेकिन मैंने क्या बोला, प्राइम डिवाइड करना चाहिए, तब आपके पास उस ऑर्डर का एलिमेंट होता है, प्राइम नंबर अगर डिवाइड करता है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, n डिवाइड कर रहा हो, तो जरूरी नहीं कि उस ऑर्डर का एलिमेंट हो, कि अगर वो n प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास इसके लिए काउंटर एग्जांपल में क्या दे देता हूँ, K4 दे देता हूँ। K4 देखो कैसा ग्रुप होता है, आइडेंटिटी होती है, A होता है, B होता है, C होता है, तीन एलिमेंट होते हैं और एक आइडेंटिटी होता है, मतलब कितने, 4 एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है। अब अगर आप देखोगे तो K4 की कार्डिनलिटी कितनी है, K4 की कार्डिनलिटी 4 है। अब आप देखोगे कि इसको क्या कर रहा है, अगर इसको आप G की कार्डिनलिटी मान के लेके चल रहे हो तो क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको एक 4 मिल रहा है, 4 जो है इस 4 को डिवाइड कर दे रहा है। बट क्या जी के पास 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट है, तो जी के पास आप देखोगे कि 4 में ये 1 ऑर्डर का एलिमेंट है और बाकी सब 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, तो 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट K4 में नहीं है। अगर K4 में कोई भी एलिमेंट 4 ऑर्डर का नहीं है तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया, यानी जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी n अगर जी को डिवाइड करेगा तो उस n के लिए आपके पास क्या होगा, उस n तो आपके पास एक एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर n होगा, तो ये आपके पास यहाँ पे वो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। तब हम देखते हैं कि क्या कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखो पहला क्या दिया है, बोथ A एंड R आर ट्रू, तो A और R दोनों ट्रू है, तो आपको मैंने सिंपली दिखा दिया कि A तो करेक्ट है बट R इनकरेक्ट है, तो आप यहाँ पे ही बता दोगे ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक, इसके आगे जाओ तो ये भी पढ़ सकते हो बट पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, R जो है A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट ये तो रॉन्ग हो गया है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, बोथ A एंड R ट्रू, क्या दोनों ट्रू है, तो यहाँ से भी आप बोलोगे कि ये रॉन्ग है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, R तो वैसे भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A का, लेकिन दोनों ट्रू भी नहीं है। फिर थर्ड क्या कह रहा है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, तो ये आपका सही है, ये ट्रू है लेकिन R तो फॉल्स है। फोर्थ तो क्या कह रहा है, A इज फॉल्स R इज ट्रू, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, 3 यहाँ पे करेक्ट है, तो 3 के लिए कौन सा ऑप्शन C, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी क्वेश्चन आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 41 पे। देखो 41 क्वेश्चन नंबर जो है बहुत ही इजी है, ये आपको सीधे क्या, अगर आप इसको लर्न भी करे रहते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको खास मेहनत नहीं करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, दी वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी nth रूट ऑफ n, ठीक है। तो आपको यही बताना है इज इक्वल टू 0 इंफिनिटी 1 और 2, तो ये कितने के इक्वल होगा। तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, ये सीधे स्टैंडर्ड लिमिट से आप इसको बता सकते थे, लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी nth रूट ऑफ n, ये इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं n की पावर होल टू द पावर 1 अपॉन n, लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है आपके पास 1 होती है, ये आप सीधा अगर लर्न किए हो तब भी टिक करके आगे बढ़ जाओ। अदरवाइज आपको ये लर्न नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे बता देते हैं। आप यहाँ पे एक सीक्वेंस लेंगे an इज इक्वल टू आप क्या ले लिए, n ले लिया, मतलब आपके पास क्या हो गया, an इज इक्वल टू n, तो आपके पास an प्लस 1 क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। अब आप क्या करते हो, लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an कर लो इज इक्वल टू
n+1 लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी n+1 अपॉन n, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो जब आपके पास इसकी वैल्यू 1 आ गई तो आपके पास एक रिजल्ट है। एक रिजल्ट क्या है, इफ an greater than 0 then if n greater than 0 and limit n tending infinity an+1 upon an is equal to LO, तो देन क्या इम्प्लाई करेगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an होल टू द पावर 1 अपॉन n, ये भी क्या आ जाएगा, ये भी l आ जाएगा। मतलब क्या, अगर an आपका कोई पॉजिटिव सीक्वेंस हो और लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी करने पे an+1 अपॉन an ये l आ रहा हो, तो आपके पास जो लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी करोगे an होल टू द पावर 1 अपॉन n, ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, l ही आ जाएगी। ठीक, तो आप यहां से निकालोगे तो यहां से आपके पास क्या इंप्लाई कर रहा है, लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी n an होल टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू n होल टू द पावर 1 अपॉन n, और इधर आपके पास क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। तो आप शायद चाहे सीधे इसको लर्न किए रहो तो भी आप टिक करके आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज आपको सॉल्व करना हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक और स्टैंडर्ड लिमिट आपको बता दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1+1 अपॉन n होल टू द पावर n इज इक्वल टू e, ये किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। ठीक, अगर इसी में हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, ऐसे लिख दे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+ a अपॉन n होल टू द पावर n, इसकी वैल्यू जो आएगी e टू द पावर a टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना आपको कम से कम ये डायरेक्ट आप लर्न कर रहे हो, ये भी आपके डायरेक्ट लर्न रहना चाहिए। ठीक है, और बाकी आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 आपका सही है, 3 का मतलब कौन सा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर से आप चैनल पे नए हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।